अभी भी ऐसा लगता है कि वो 17 साल मेरे लिए बीते नहीं है। मुझे वो याद है, वो काली रात, वो मंजिल, जो लोगों को मैंने गिरते हुए देखी मेरे आंखों के सामने, जो गोली लगी। जब मैं मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। कि जब तक मैं कोर्ट के दरवाजे नहीं पहुंची उसके पहले मुझे घर नहीं दिया गया, मेरी बातों को सिर्फ अनसुना की गई। आज भी चाहती हूँ कि जो सरकार से मुझे एक सम्मान मिलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी सर से मैं अब तक नहीं मिल पाई हूँ। उनकी तो खुद की बात है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, तो इस बेटी की आवाज को अनसुना क्यों किया जाता है। भारतासह जगाला हादरवून टाकणारी ती घटना 26/11/2008. आजही ती घटना आठवली तरी अंगावर काटा येतो. त्या आठवणी न विसरण्यासारख्या आहेत. त्या दहशतवाद्यांपैकी एक म्हणजे अजमल कसाब आणि बाकीचे 9 मारले गेले. त्यातून एकच जिवंत राहिला, तो म्हणजे अजमल कसाब. आणि त्या अजमल कसाब विरुद्ध साक्ष देणारी ती चिमुरडी देविका रोटावन, जिने न घाबरता अजमल कसाब विरुद्ध साक्ष दिलं आणि त्याला फाशीवर चढवलं. ती आता झाली आहे 27 वर्षांची. ती नक्की काय करते, कुठे राहते आणि कशी आहे, ते आज आपण या खास रिपोर्टमधून जाणून घेणार आहोत. देविका, तुझं आमच्या साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत आहे. काय सांगशील, कसा होता प्रवास 17 वर्षांचा आणि ज्यावेळेस तू तिथे सीएसटीला होती, जेव्हा गोळीबार झालं, तेव्हा काय सिच्युएशन होती आणि काय तुला नेमकं तिथे जाणवलं आणि कसं काय ती जर्नी राहिली तुझी, काय सांगशील? 26/11 को आज 17 साल हो गए, बट अभी भी ऐसा लगता है कि वो 17 साल मेरे लिए बीते नहीं है। आज भी वो रात उस तरीके से मुझे वो याद है, वो काली रात, वो मंजिल, जो लोगों को मैंने गिरते हुए देखी मेरे आंखों के सामने, जो गोली लगी, मुझे खुद को गोली लगी। उस दिन मैं, मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। हम बांद्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला कि मुझे टॉयलेट आया है। पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, तू जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। वो जैसे ही गया, पहले बॉम्ब धमाका हुआ। बॉम्ब धमाके की जोरदार आवाज आई। कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है वहां पर। सडनली गोली फायरिंग होने लगती है। मैं देख रही हूँ लोगों को भाग रहे, भागते भागते वो गिर रहे हैं। किसी के हाथ से खून आ रहा है, तो किसी के पैर, तो किसी के सर, तो किसी के पेट से खून निकल रहा है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। उस बचपन में तभी मैंने एक शख्स को देख रही हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है। फिल्म में देखा था मैंने कि हीरो को गोली लगता है, वो दूसरे दिन तो ठीक हो जाता है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं क्वेश्चन ही थी कि ये क्या है और क्यों है, ऐसा हमने क्या किया है। जब मैं मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट थे। डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। ऑलरेडी जो मैंने स्टेशन पे सारी चीज़ें देखी थी, एंड हॉस्पिटल में फिर से वो चीज़ें देखना, काट रहे डॉक्टर, चीरा फाड़ा करना, वो टाका, मतलब वो बचपन में मतलब वो जो चीज़ें जो मैंने स्टेशन पे एंड फिर रिपीट वो हॉस्पिटल में होना, वो मेरे लिए बहुत ही भयानक और वो काली रात थी। क्योंकि इंसिडेंट ये 2008 के पहले 2006 में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। ठीक 2 साल बाद मुझे गोली लगना, तो हमारे लाइफ में ये सबसे बड़ा 2 बड़ा हादसा हो चुका था, और उससे निकलने के लिए मुझे काफ़ी टाइम गया। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी तो आज भी उस हादसे से मैं कभी निकल नहीं पाई हूँ और ना ही निकल पाऊंगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। फिर वहाँ सेंट जॉर्ज से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई थी। या 17 वर्षात काही बदललंय असं वाटतंय का? इन 17 सालों में बदलाव बहुत चीज़ों की हुई है। इनफैक्ट मेरी लाइफ तो बहुत अलग तरीके से बदल गई। 26/11 के पहले की देविका तो एक नॉर्मल बच्ची जो खेलना कूदना, उसको उस चीज़ की नॉलेज थी। एंड जब मुझे गोली लगी तो टेररिज्म क्या होता है, आतंकवादी क्यों, कैसे आना, ये सारी चीज़ों के ऊपर से बाद में पता चला। और एक वो हिम्मत
उस टाइम पे आई है। सो 17 सालों में हमने बहुत कुछ फेस किया है, कई प्रॉब्लम्स को फेस किए और मैंने यहाँ लोगों का दोगलापन ज़्यादा देखा है इन 17 सालों में, चाहे आप वो राजनीति बोलो या अनदर कोई भी चीज़ के लिए कहो। तो मैंने बहुत कम उम्र में बहुत चीज़ों की सीख आ चुकी है। ये चीज़ कहूँगी कि पर प्रॉब्लम फेस करते आई हूँ 17 सालों में, आगे भी करते रहूँगी पर अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूँगी। जो होगा उसे हँसकर सहते आऊँगी। लोकांना कळालं, तुझे नातेवाईक असतील, स्कूलमध्ये, कॉलेजमध्ये, जेव्हा लोकांना आजूबाजूच्या कळालं, की तूच त्या हल्ल्यामध्ये त्याचा एक भाग होतीस, तू स्वतःहून ते पाहिलं होतंस, तुला गोळी लागलेली, तेव्हा बाकीचे नातेवाईक किंवा फ्रेंड्स तुला काय चिडवायचे, तुला सपोर्ट करायचे? कसा तो एक सिनेरियो होता तुझ्या आजूबाजूला? जब लोगों को पता चला, इनफैक्ट हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ मेरे पापा और मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी सभी लोगों ने, रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली थी। उन लोगों को ये डर था कि कसाब को तभी फांसी दी हुई है, कसाब के कोई साथीदार है या कोई और आ गए कसाब को बचाने के लिए, या तुम्हें मार दिए तो हम क्यों मरे। तो उस कारण से उन्होंने कई बार हमें शादी में, कोई घर में कुछ फंक्शंस होते थे तो हमें इनवाइट नहीं करते थे। बहुत साल तक ये चीजें चला है। रिसेंटली अभी वो हमें बुलाते हैं बट आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। और लोगों ने तो मेरा नाम रख दिया था कसाब, बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, कई लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी है, बोला भी है कि देखो कसाब जा रही है, कसाब आई, इस नाम से मुझे बुलाते थे। तभी बहुत तकलीफ होती थी, हर्ट होता था कि कसाब एक आतंकवादी है, मैं कोई कसाब नहीं हूँ, मैं देविका हूँ और अपने देश के लिए कुछ कर रही हूँ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही हूँ। तो मुझे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था तभी नहीं भी मिला और बाद में मुझे सपोर्ट मिला भी है, बट हर चीज के लिए मैं लड़ी हूँ जब जाके मुझे सपोर्ट मिला है। रही स्कूल की बात, तो मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे थे, ये 2611 के कारण ही। उन्होंने कहा कि आप विटनेस हो, आपके पिताजी भी विटनेस है, आप लोग अगर आप मेरे स्कूल में पढ़ने आओगी तो बॉम्ब स्पॉट हो जाएगा, गोली फायरिंग होगा। सबसे बुरी चीज ये होती है कि हमें बचपन में सही रास्ता दिखाना आना चाहिए, जो हमारे गुरु होते हैं, बट वो अगर हमें गलत रास्ता दिखाते हैं तो वो सबसे बेकार चीज होती है। मुझे लगता था ऐसा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो ये लोग मुझे ऐसे, बहुत लोग गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बट फिर बाद में हमने काफी लोगों के पास गए, बड़े नेताओं बोलो, नगर सेवक, सभी के पास गए थे बट किसी ने कुछ किया नहीं। फिर एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लड़े, उनके कारण मेरी स्कूल की एडमिशन हुई और आज मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर पाई हूँ, तो वो उनके कारण है मेन। जो सरकार या अनदर लोग भी कर सकते थे बट किसी ने किया नहीं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने करके दिखाए थे। तो मैंने वही स्कूल में 7 से लेके 10 तक क्लियर किया एंड अभी मेरी बीए कंप्लीट हो चुकी है। अब ग्रेजुएशन करके मैं फिलहाल घर पर हूँ। आज या हल्ल्याला 17 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी आणि आत्ता तुला पोलीस संरक्षण म्हणजे पोलीस सिक्युरिटी तुला देण्यात आली होती का? आणि सरकारचं तुझ्यावर कसं लक्ष होतं? पुलिस का मुझे सिक्योरिटी तभी मिली भी गई, एक तरीके से ऐसे थी कि कोई मेरे घर के बाहर ऑफिसर को ऐसे से बोलते हैं ना कि आप उन्हें लगा के रखे हैं यहाँ पर ड्यूटी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बट मुझे पुलिस का पूरा सपोर्ट था, तभी भी है और अभी भी है, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगा। सो मुझे सपोर्ट था उनके तरफ से। कुछ मुझे अगर प्रॉब्लम होती थी तो मैं डायरेक्टली उन्हें कॉल कर देती थी, तो वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाते थे। सो ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं था, बट सरकार से हर चीज के लिए मैं लड़ी हूँ। कोई भी चीज अगर मुझे चाहिए सरकार से तो मुझे कोई बैठे बैठाए नहीं मिला है। इन 17 सालों में हमेशा फाइट करते आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ बहुत सी सारी चीजों के लिए। सरकारने तुला त्यावेळी खूप आश्वासनं दिली होती, की तुला हे दिलं जाईल, ते दिलं जाईल, तू असं राहशील, तसं आम्ही देऊ, हे देऊ. त्यातून किती मागण्या तुझ्या पूर्ण झाल्यात आणि किती अजूनही त्या चालूच आहेत? सरकार ने तो, अक्सर सरकार का काम है बड़ी बड़ी बातें करना और भूल जाना, वादे करके अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो मुझे जैसे घर के लिए कहा गया था कि हम आपको रहने का घर देंगे, क्योंकि मुझे घर का काफी इश्यूज होता था। मैं रेंट पे जहाँ रहती थी पहले, तो वहाँ ओनर उनकी मर्जी से भाड़ा मांगते थे, तो मुझे उतना पे करना होता, या तो फिर जल्दी मुझे कोई रूम नहीं देते थे। तो बहुत सी चीजें हमने फेस किया। आजू बाजू वाले के नेबर्स के कुछ अच्छे बिहेवियर होते थे, तो कुछ लोगों के बिहेवियर्स अच्छे नहीं होते थे। तो बहुत दिक्कत के कारण हमने अप्लाई किया था कि मुझे घर मिल जाए, घर मिले, वो लंबा प्रोसेस लगा। फिर हमारे एडवोकेट उत्सव बैंस जो दिल्ली से थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये आपका अधिकार है, तो आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करो। तो हमने फिर कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, वो मेरे एडवोकेट थे मेन
उत्सव भाई, फिर उनके बाद मेरी एडवोकेट चेंज हुई, मिस कुनिका लाल मैम आए। तो इन दोनों के कारण मुझे फाइनली 2024 में घर का पास हो गया पिटीशन और मुझे घर मिल गया। और मैं न्यायपालिका का भी थैंक यू कहूँगी कि कोर्ट की तरफ से भी मुझे घर मिला गया है, और एसपीपीएल के लिए जो जिन्होंने मेन एक्सेप्ट किया उनके थ्रू भी मुझे ये घर दिया गया है, जो एसआरए और माडा के अंडर गया था, बट उनके अंडर जो मेन होते हैं एसपीपीएल, उनकी तरफ से मुझे घर मिला गया है। तो लंबा प्रोसेस था, 17 साल लग गया मुझे घर के लिए। और जैसे उन्होंने बहुत कहा था कि पापा का बिजनेस के लिए जो चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हमने फेस किया है तो आपको सपोर्ट करेंगे, बट वो सपोर्ट नहीं मिला। और अगर मुझे कुछ चीज़ें सपोर्ट मिली भी गई है सरकार से तो मैं उनके पास सामने से गई हूँ। वो ऐसा नहीं कि मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया है, हर चीज़ के लिए मैं लड़ी हूँ, जब जाके मुझे चीज़ें मिली। तुला न्यायालयामध्ये जेव्हा तुझे वडील गेले, तू गेलीस, तेव्हाच तुला घर मिळालं आणि घर मिळून आता 6 महिने झालेत. तर एवढा मोठा कालावधी उलटून गेला होता आणि ते असं का? म्हणजे सरकारने तर तेव्हाच तुला सांगितलं होतं की दिलं जाईल. पण 17 वर्ष तुमची ही जी मेहनत आहे, तुमची जी कालावधी एवढा उलटून गेलाय, त्याबद्दल काय सांगशील? जेव्हा न्यायालयामध्ये गेलीस तेव्हाच तुला घर मिळालं, असं का? ये चीज के लिए तो मैं खुद क्वेश्चन मार्क हूँ कि जब तक मैं कोर्ट के दरवाजे नहीं पहुंची उसके पहले मुझे घर नहीं दिया गया। मेरी बातों को सिर्फ अनसुना की गई। मैं बहुत मीडिया, हर जगह पर, हर लोगों से मिलकर इस बारे में बात की। सभी ने कहा कि बेटा हम आपके लिए करेंगे, सभी ने बोला कि देविका हम आपको करेंगे करेंगे, पर किसी ने कुछ किया नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो गई, लोग एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते थे। तो हमें आखिर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उसके बाद जाके मिला। दुख होता है कि अगर आप अपने देश के लिए कुछ करने के लिए या कुछ अच्छाई के रास्ते पे चलते हो तो आपको गिराने वाले काफी मिलते हैं, साथ देने वाले बहुत कम मिलते। बट इस चीज से सबसे एक ही चीज सीखी हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कितने भी आपको लोग गिराने की कोशिश करें। अब तक क्वेश्चन मार्क हूँ कि मुझे इतना टाइम क्यों लग गया कुछ चीजें मिलने के लिए। आज भी चाहती हूँ कि जो सरकार से मुझे एक सम्मान मिलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी सर से मैं अब तक नहीं मिल पाई हूँ। उनकी तो खुद की बात है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, तो इस बेटी की आवाज को अनसुना क्यों किया जाता है? वो पता नहीं चलता। या तो ऐसा लगता है कभी कभी कि सिर्फ कुछ लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कहीं पर वो करते नहीं है। तो ये चीजें बहुत गलत होती है। आप किसी को अगर साथ नहीं दे सकते तो उसे गिराइए भी मत, बस यही चीज कहूंगी। तुला सरकारकडून अजून कुठल्या मागण्या अपेक्षित आहेत की तुझ्या त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत, ज्या अजून केलेल्या नाहीयेत? अजून तू काय अपेक्षा करतेस आणि तुझा सरकारवर काय आरोप आहे? म्हणजे तू काय सरकारला सांगू इच्छितेस की अजून काय सुधारणा केल्या पाहिजेत आपल्या इंडियात तरी? सरकार से अभी मेरी अपील यही है कि मुझे चलो फाइनली घर मिल गया। उस चीज़ के लिए मुझे जो जितना लड़ना पड़ा, मैं नहीं चाहूँगी कि आने वाले वक़्त में या कोई और इंसान को भी इतना लड़ना पड़े। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उस पे प्लीज़ आप जल्दी थोड़ा ध्यान दें कि उस चीज़ को जल्दी सॉल्व होना चाहिए। मैं नहीं जानती कि 26/11 में और लोगों को कितने लोग अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो मैं फेस करती हूँ और अभी तक कर रही हूँ, मेरे पापा का बिज़नेस भी बंद हो चुका है। तो मैं सरकार से यही चाहूंगी कि वो मुझे सपोर्ट करे। मेरा जो सपना है कि मैं एक ऑफिसर बनूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, अगर मैं नहीं बन पाई तो मैं उन 10 बच्चों को या 100 बच्चों को बनाऊं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस चीज में वो मुझे सपोर्ट करे। और सरकार से यही अपील है कि अभी के टाइम पे मैं कभी कभी जो न्यूज में सुनती हूँ या जो मैं देख रही हूँ, असल में हम मुद्दा भूल जाते हैं, जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए उस चीजों को भूल के कुछ और ही बातों पे हम लगे पड़े रहते हैं। तो वो चीजों को हटा के आप आतंकवाद खत्म करिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसे धीरे धीरे वो खत्म करिए। और लोगों को भी कहूंगी कि आप डट के सामने आइए, आप पीछे डर के अपने घर में मत बैठो। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो आपके लिए भी कोई नहीं आएगा। अभी जो पहलगांव का भी हादसा हुआ उसके बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया। तो ये पाकिस्तान को तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिया था, अभी तो फिल्म असल में बाकी है। पाकिस्तान वाले को घुसकर ये बताना है कि हमारी इंडिया तुम्हें कैसे खत्म कर सकती है। पाकिस्तान को अभी जवाब देना बाकी है हमें। जेव्हा तू छोटी होतीस तेव्हा तू न घाबरता न डगमगता तू कसाब अजमल विरुद्ध साक्ष दिलीस आणि त्याला फाशीवर चढव. तुझ्यासोबतच तुझे वडील देखील होते. त्यांनी तुला त्यावेळी प्रोत्साहन केलं, त्यावेळी तुझ्या सोबत उभे राहिले. ना तर एखादे कोण असते तर बोलले असे नाही आपल्याला त्यामध्ये पडायचं नाही किंवा, पण तुझ्या वडिलांसोबत त्यांनी एक मोठा सपोर्ट तुला दिला. त्यांनी आणि तुझ्या दोघांचं विटनेस घेऊन त्याच्या विरुद्ध तुम्ही साक्षी दिली. तर काय सांगशील त्याबद्दल?
मेरे पापा ने खुद ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। एंड इनफैक्ट जब मुझे गोली लगी थी तो पापा मेरे ऊपर खुद गिर गए थे, और उनकी एक समझदारी की वजह से सिर्फ एटलीस्ट मुझे पैर में गोली लगी, अगर वो चाहते तो मुझे छोड़ के तभी भाग सकते थे या मुझे उठ के लेके भाग सकते थे, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। वो खुद उस टाइम पे गिर गए कि आतंकवादी को ऐसा लगे कि मुझे भी गोली लगी है, मैं भी मर चुका हूँ वहां पर। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे वो चीजें की। एंड फिर वो विटनेस के लिए एक जो हिम्मत होती है तो वो मुझे मेरे पापा से मिली कि बेटा ये गलत है, ये आतंकवादी था, इस जिसको तूने देखा है वो आतंकवादी और उसे हमें खत्म करना है, उसके खिलाफ जाके कोर्ट में गवाही देनी है। तो ये सारी सब कुछ हिम्मत मुझे उनसे मिलती है, क्योंकि वो मुझे हमेशा बोलते हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर, हमारे पुलिस ऑफिसर जो हमारे देश के लिए करते हैं, हम तो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते, तो हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। जो हमें एक जिंदगी मिली है अभी, जो आजादी की सांस हम ले रहे हैं, तो वो इतनी इजी तरीके से नहीं मिली है। इस चीज के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है, कई लोगों ने कितना फाइट किया है, जब जाके हमें मिला है। तो हमें इसे ये वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। कुछ गलत दिख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो मुझे पूरा सपोर्ट, मुझे पूरी हिम्मत पापा की तरफ से मिली थी। इनफैक्ट पापा को काफी लोगों ने बोला था कि बेटी है, बेटी को घर बैठाओ, बेटी कल जाके शादी करेगी, घर संभालेगी, आप बेटी को आगे मत आने दीजिए। पर मेरे पापा ने बोला कि मेरा बेटी और बेटा में मैं फर्क नहीं करता, जो मेरा बेटा नहीं करके दिखा सकता वो मेरी बेटी कर सकती है। तो उनके एक हिम्मत से आज मैं अभी तक सामने हूँ और आगे भी रहूंगी। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। तो जो जब 2008 के टाइम पे, अभी तो लड़कियों को काफी सपोर्ट मिल चुका है इनफैक्ट, तब इतना नहीं था। और उस टाइम पे सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि मे बी मैंने जहाँ तक कि देखा था कि उस टाइम पे बच्चियों को इतना सपोर्ट नहीं होता था। सो अभी अभी मिलने लगा है, और काफी लड़कियों में जो हिम्मत होती है वो लड़कों में भी होती है। ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं होता है, मैं दोनों के बीच में कंपेयर नहीं करूंगी, बट हम लड़कियां कहीं ना कहीं खुद को कमजोर समझ लेती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही होती है, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आप जिस मंदिर में जाते हो, जो देवी की आप पूजा करते हो, वो भी एक लड़की है। तो आप उनसे जाके मांगते हो, बोलते हो कि माँ मुझे शक्ति देना, माँ मेरा साथ देना, तो आप भी तो एक लड़की हो, तो आप भी तो कुछ करके दिखा सकते हो। हीच आहे आपल्या देशातील खरी नारी. अशाच मुलींना आपण जर सपोर्ट नाही केला तर मग कोण करणार? आज सरकार काय करतंय असा तिचा आरोप आपल्या देशातील सरकारवर आहे. त्याच अनुषंगाने मी एक तुला प्रश्न करेन, एक शेवटचा प्रश्न असेल. तू इतकी कणखर आहेस, तुझ्यामध्ये एवढी हिंमत आहे, तू लढायला तयार आहेस, तर तुझ्यासारख्या अजून बऱ्याच मुली आहेत ज्यांना खूप भीती आहे मनात की समोर लोकांना कसं फेस करायचं, काय करायचं. तर तू त्यांना काय मेसेज देऊ इच्छितेस, की काय त्यांना सांगू शकशील की काय कसं लढायला पाहिजे आणि काय कुणाला घाबरायला पाहिजे आणि कोणाला नाही? पहली बात तो मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कोई भी इंसान हो। अगर आप गलत हो तो आप सबसे डरोगे। मुझे जब मैं कोर्ट रूम में गई थी, जज साहब ने सबसे पहले मुझसे एक सवाल किया था कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ सर। मैं सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। तो यही बात आप पे मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप सच्ची हो, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, आपको कभी हार नहीं मानना और आपको कभी डरना नहीं है। हम ना आगे वाले के डराने के पहले से खुद डर डर के मर जाते हैं। उसके खिलाफ बोलने के लिए ही, जो अभी अगर इतने सारे जो क्राइम होते हैं, रेप होता है, सारी चीजें होती है, हम उसके खिलाफ आके बात ही नहीं करते। हम पहले ही डर के सोच के अपने घर में बैठ जाते हैं। तो वो चीजों पे आप खुद नहीं बोलोगी तो आपका साथ देने कोई कैसे आएंगे? हमें हमारी फाइट के लिए खुद से एक कदम बढ़ाना पड़ता है, जब जाके कोई आपका साथ आएगा। हम अगर ऐसे सोच के बैठेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इसे तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ये आगे वाला आके मेरी मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इन 17 सालों में मैंने ये बहुत अच्छी से चीजें सीख ली हूँ कि लोग जितना आपको गिराने की कोशिश करेंगे ना, आप उतना उठ के आइए। तो मैं आपको भी यही अपील करूंगी, किसी चीज से भी आप डरो मत, डट के सामने आइए। आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपके मदद के लिए भी लोग आएंगे। आपके लाइफ में आपको चॉइस करना है, आपको किसका रास्ता अच्छे के रास्ते पे जाना है या बुरे के। जैसे मेरे पापा मुझे बोलते हैं, बेटा जिंदगी में आपको 100 तरीके के लोग मिलते हैं, जो 99 होते बुरे, एक होते अच्छे। आपको चॉइस करना है, आपको 99 के साथ जाके बुरे बनना है या वो 99 को आपके पक्ष में लाके 100 आपके जैसे बनाना है। तो ये चॉइस आपकी है। हम जो छोटे छोटे चीजों को लेके बैठ जाते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया या अनदर कोई भी चीजों से, या ब्रेकअप हो गया, अनदर बहुत सारी चीजें अभी की जो जेनजी या
छोड़ दो ये चीजें को, जो भी है लोगों की अभी की यूथ बोलो या तो चीज चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। हम वो नहीं करते, हम कल के आए हुए इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें पाला है, जिस तरीके से वो हमें फेस करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं और छोटी छोटी बातों पे वो एंग्जाइटी लोगों को काफी आ जाती है। अगर आप ये सोचिए, मैं 9 साल की बच्ची थी जब मुझे गोली लगी, वो रात इतनी भयानक थी, अगर मैं वो एंग्जाइटी को लेके बैठती ना तो कसाब के खिलाफ कभी गवाही भी नहीं दे पाती। और जो गवाही देने के बाद जो प्रॉब्लम इन 17 सालों में फेस करते आई हो ना, उसके बाद तो मैं तो कब की सुसाइड करके चले गई होती। तो हमें ऐसा सब नहीं करना है, जितनी प्रॉब्लम है उसे हंस के आप बस फेस करो और डट के सामने आइए। अगर आप गलत नहीं हो तो लड़ते रहो, चाहे आपको लोग कितना भी कुछ बोले, कुछ भी कहे, आपको खुद पे विश्वास होना सबसे इम्पोर्टेंट है। साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक, फॉलो, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका.